नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग आंसर्स। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आईएएस की एग्जाम भी कहते हैं, जिसमें 2013 से लेकर वर्तमान तक के यूपीएससी मेंस में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तरों पर आधारित वीडियोस की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ। इस श्रृंखला में हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए सभी प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को पूरा करने के पश्चात ही हम दूसरे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो अब बिना किसी भी देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के यूनिट 14 में दिया गया है, जिसमें इसे आपदा और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 15 से 25 मार्क्स के लिए होते हैं। तो चलिए हल करते हैं 2000 के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है? प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान देंगे? तो देखिए, जब भी हम कोई प्रश्न को पढ़ते हैं तो उस प्रश्न को हमें पहले अच्छे से पढ़ना होता है एक या दो बार। उसके बाद हमें उस प्रश्न को तोड़ कर देखना होता है कि इस प्रश्न में कितने डायमेंशंस को कवर किया गया है। जैसे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें क्या पूछा है कि विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए, मतलब कोई भी आपदा या डिजास्टर आता है तो उसके पहले के प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। तो ये एक आयाम हुआ कि हमें संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण का महत्व बताना है। तो इसका दूसरा डायमेंशन है कि प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो दूसरा आयाम ये है कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हम उस वक्त क्या क्या करेंगे या किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो यह प्रश्न पूछा गया था 200 शब्दों के लिए 10 अंकों में। 2013 में जो प्रश्नों का वर्ड लिमिट होता था या अंक होते थे वो थोड़े से अलग थे। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 250 शब्दों के लिए 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 शब्दों के लिए 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विपदा के लिए एक डेफिनेशन लिख लेंगे। तो देखिए, विपदा की डेफिनेशन क्या है? विपदा अथवा आपदा से तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक अथवा मानव जनित उन घटनाओं से जिसमें जान मान की हानि होती है। तो आपदा क्या है भाई? कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से या फिर मैन मेड हो सकता है, मानव जनित कुछ घटनाएं हैं जिनकी वजह से क्या होती है, वहाँ पर जान और माल की हानि होती है। इसे हम आपदा कहेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहला डायमेंशन है क्वेश्चन का कि जोखिम निर्धारण और संवेदनशीलता कितना महत्वपूर्ण है, उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे आंसर में। देखिए, विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूछा था कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने कह दिया कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्यों है, तो अभी उसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि इसके अंतर्गत हम आपदा से संबंधित सभी पहलुओं का विभिन्न स्तर पर आकलन करते हैं। इससे जान माल की हानि कम से कम होती है। ठीक, तो हमने पहला डायमेंशन लगभग कवर कर लिया। तो विपदा पूर्व प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं तो उसके डायमेंशन को भी शॉर्ट में हम बता देते हैं कि विपदा पूर्व प्रबंधन में मानव बल को प्रशिक्षित करना, उचित मूल्यांकन करना और लोगों को जागरूक करना शामिल होता है। इसमें हम क्या करेंगे, मानव बल को प्रशिक्षित करेंगे, यानी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, इस तरह की जो भी सरकार द्वारा गठित टीमें होती है उनको हम प्रशिक्षित करते हैं। किसी भी आपदा का अच्छे से हम मूल्यांकन करते हैं और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, लोगों को जागरूक करना। तो ये इन शॉर्ट हमने बता दिया। अभी जो है प्रश्न का दूसरा बिंदु जो था प्रशासक के रूप में हम क्या करेंगे, तो उसको अभी हम कवर करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, प्रशासक के रूप में विपदा प्रबंधन प्रणाली के मुख्य बिंदुओं को हम अभी लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये आपदा समझिए घटित हो रही है, पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर की पूर्व तैयारी कर लेंगे। कोई भी आपदा आने से पहले उससे पहले क्या तैयारी होनी चाहिए वो करेंगे। फिर मानो आपदा आ गई
तो आपदा आने के बाद हम तत्काल राहत और बचाव के बारे में सोचेंगे कि लोगों को कैसे तुरंत वहाँ से निकाला जाए और एक सुरक्षित स्थान पर उनको पहुँचाया जाए, मतलब उनका पुनर्वास करने के बारे में सोचेंगे और कम से कम आपदा का प्रभाव लोगों पर पड़े, इसके लिए हम न्यूनीकरण के उपाय अपनाएंगे। तो ठीक है, अभी हम प्रशासक के बिंदुओं को अपने उत्तर में आरंभ कर रहे हैं। देखिए, विपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आधुनिक एवं परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर एक बेहतरीन रणनीति बनाना शामिल है। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे संगठन होते हैं या फिर कुछ NGOs होते हैं जो स्वयं खुद होके ऐसी आपदाओं के समय लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं। साथ ही साथ लोगों के जो परंपरागत ज्ञान रहे हैं, क्योंकि आपदा तो कहीं पहली बार आ रही नहीं है, इससे पहले भी कई बार आपदा आई थी, तो उस वक्त लोगों ने किस तरह से इससे अपने आप को बचाया था, तो उस परंपरागत ज्ञान का उपयोग भी करेंगे, पर आधुनिक तकनीक का भी उपयोग करके हम एक अच्छी सी रणनीति बनाएंगे। अभी दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या कर सकते हैं कि आपदा की जगह से लोगों को बाहर निकालना तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना। तो सबसे पहले हम लोगों को वहाँ से बाहर निकालेंगे, साथ ही साथ उनके पुनर्वास के लिए हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम इसके अलावा कर सकते हैं आपदाग्रस्त क्षेत्र से जुड़े जोखिमों का उचित मूल्यांकन कर सकते हैं और इसके अनुसार कोई सही सी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि जोखिम मूल्यांकन तो बहुत ज़रूरी है, हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था। तो वहाँ किसी भी आपदा का सबसे पहले हमें जोखिम मूल्यांकन करना होता है कि कोई भी आपदा कितनी घातक हो सकती है, उसका कहाँ तक लोगों पर या फिर वहाँ की सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ये हमें पहले ही देखना होता है। उसके बाद आपदा के समय बचाव एवं राहत कार्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं की उचित व्यवस्था करना एक एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करना तथा समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना। तो मैंने पहले भी कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोगों को प्रशिक्षित करना या फिर जन जागरूकता हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जागरूकता अगर लोगों में है तो वो स्वयं भी अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो प्रशिक्षित भी हम लोगों को करेंगे और समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे। मॉक ड्रिल क्या होता है कि मतलब एक नाटकीय रूप में हम एक एक एक्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई है तो उस वक्त हमें क्या एक्शन लेना है, इसका एक तरह से आयोजन वहाँ पर किया जाता है, जिससे लोगों को पहले से ही उस आपदा के समय किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है उसका एक आइडिया लग सके। और हम क्या कर सकते हैं कि संचार साधन जो भी है उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं और आपदा प्रतिक्रिया के समय सूचना व्यवस्था में यह काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। या फिर जैसे हम कहते हैं सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए आगे का पॉइंट हम ले सकते हैं कि जो बुनियादी संरचनाएं हैं, जो बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि आपदाओं के समय जोखिम न्यूनतम हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर हमें पता है कि यह भूकंप ग्रसित क्षेत्र है, तो वहाँ की इमारतें हम भूकंप रोधी बनाई जाए कि मतलब भूकंप अगर आए भी तो उन इमारतों को कम से कम नुकसान पहुँचे। इसी तरह हम तटीय क्षेत्र में भी थोड़ी ऊंचाई पर घरों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्रत्येक स्थान के अनुरूप वहाँ पर किस तरह की आपदा आती है उस हिसाब से हमें वहाँ की बुनियादी संरचनाओं को निर्मित करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इस पहले प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर हल कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में यूपीएससी में पूछा गया। आइए तो इसे भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी प्रश्न बड़ा दिए पूछा जाता है तो उसका आंसर बहुत ही आसान होता है। देखते हैं क्या प्रश्न है। सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मंथर, प्रारंभ और कमज़ोर वर्गों पर स्थायी प्रभाव की दृष्टि से आपदा के पूर्व में आपदा के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सितंबर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने की तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिए।
200 शब्दों के लिए यह 12.5 अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले देखिए सूखा, सूखा यानी देखिए सूखे का जो स्थानिक विस्तार, कालिका अवधि, मंथर प्रारंभ, कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभाव की दृष्टि से इसे हमने एक आपदा मान लिया है, किसे, सूखे को। तो जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने दिसंबर 2010 में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हमें बताए थे। उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी की क्रियाविधियों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए अभी इसमें हमें उन्होंने क्या पूछा है कि 2010 का मार्गदर्शी सिद्धांतों पर। तो देखिए 2014 में पूछा गया था, तो हम देख सकते हैं कि 3-4 वर्ष पिछले करंट भी आते हैं। तो आपको शायद अभी 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांत ना पता हो, पर जब भी करंट में एनडीएमए की तरफ से या फिर कोई भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो भी अथॉरिटी है उसके तरफ से किसी भी तरह के कोई हमें मार्गदर्शी सिद्धांत अगर बताए जाते हैं तो उस पर हमें बहुत ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि उस पर से प्रश्न आ सकता है, या फिर सरकार द्वारा कोई नया रूल्स रेगुलेशंस इसके बारे में आए तो उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इस प्रश्न को हम देखिए कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम सूखा क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मानसून वगैरह एल नीनो ला नीना के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, और फिर जो एनडीएमए ने जो दिशा निर्देश दिए थे उसकी हम इसमें बात करेंगे। इस प्रकार से हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आइए प्रश्न के उत्तर को हल करते हैं। देखिए सूखा क्या होता है, तो सूखे की तीव्रता, वर्षा की कमी की मात्रा, सूखा पड़ने की अवधि तथा सूखे से प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करती है। तो हमने जैसे कि देखा कि सूखा जो है उसकी तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, वर्षा की कमी हो सकती है या वर्षा की कमी, या सूखा पड़ने की अवधि मतलब कितना टाइमलाइन ज़्यादा है, और उसका जो प्रभावित क्षेत्र है इसके आकार पर वह निर्भर करता है। भारत में सूखा पड़ने का मुख्य कारण, अभी देखिए भारत में सूखा क्यों ज़्यादातर पड़ता है वो हम देखते हैं। सूखे पड़ने का मुख्य कारण मानसूनी वर्षा की कमी है तथा मानसूनी वर्षा पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव देखा गया है। तो जैसे उन्होंने हमें पूछा था कि एल नीनो और ला नीना इसके मतलब उसके वजह से क्या हमें परेशानियाँ आ रही है, उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो हमने बता दिया कि सूखे की मूल वजह क्या है, मानसून है, मानसून की वर्षा में कमी है। परंतु यह क्यों हो रहा है, तो एल नीनो तथा ला नीना के प्रभाव मानसून पर पड़ते हैं, जो कि आपने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा ही होगा। आगे देखते हैं। एल नीनो एवं ला नीना को भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मानसून की भविष्यवाणी के लिए प्रयोग में वह लाता है और इसी के अनुसार आपदा प्रबंधन की तैयारी करता है। तो जो भारतीय मौसम विभाग है वो एल नीनो और ला नीना के अनुसार ही भारत में मानसून किस तरह से होगा और आपदा अगर आ सकती है या नहीं, तो इसकी तैयारी वह करता है। तो नेक्स्ट अभी हम डायमेंशन को इसमें कवर करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने सितंबर 2010 में सूखे के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किए। तो आइए जानते हैं क्या थे वे दिशा निर्देश। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन सूखा प्रबंधन के लिए अलग से सूखा निगरानी सेल का गठन किया जाए। तो उन्होंने क्या कहा था कि राज्य स्तर पर इसके लिए अलग से सूखा प्रबंधन के लिए सूखा निगरानी सेल का गठन किया जाए। उसके बाद भारतीय मौसम विभाग यानी हमने अभी ही देखा था कि आईएमडी जो है, आईएमडी के पास मौजूद आंकड़ों के उचित कार्यान्वयन से स्थितियों के पूर्व मूल्यांकन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, सूखे के प्रबंधन में विभिन्न एजेंसियों द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग। इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि एज इट इज़ उनके दिशा निर्देश जो रहे हैं उसको इस आंसर में मैंने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन एवं उनका क्रियान्वयन सूखे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकों की भागीदारी के साथ उचित जल प्रबंधन और संरक्षण तकनीकों का कार्यान्वयन। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण तहसील स्तर पर सूखा प्रबंधन गतिविधियों में विभिन्न समुदायों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को शामिल करना।
नेक्स्ट पॉइंट, किसानों में बेहतर सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप विधियों आदि का उपयोग करने के प्रति जागरूकता। इसके अलावा किसानों हेतु बीमा सुविधाओं व आकस्मिक योजनाओं का निर्माण करना। और अगर हमें अपनी ओर से कोई निष्कर्ष अगर लास्ट में ऐड करना हो तो हम कह सकते हैं कि जो भी वर्षा होती है, वर्षा के पानी का हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे संग्रहण कर सकते हैं, इससे आधारित हमें कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे कि पानी हमारे पास हमेशा उपलब्ध हो, जिससे कि सूखा पड़ने पर भी उसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा तीव्र ना हो सके। तो इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया है। तो आइए और एक प्रश्न को हल करते हैं, यह आखिरी प्रश्न होगा। ठीक, 2015 में ही दूसरा प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, फिर भी इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की तैयारी या तत्परता में महत्वपूर्ण कमियां हैं। विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 200 शब्द में 12.5 अंकों के लिए पूछा गया था। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में सूखे के बारे में समझा था, अभी भूकंप के बारे में देख लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन में यही चीज़ आती है, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि सुनामी जैसी समस्याएं हैं। इस प्रकार की ही समस्याओं को हमें यहाँ पर पढ़ना होता है और साथ ही साथ करंट में कोई भी नया निर्देश अगर आया हो तो उसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि भारतीय उपमहाद्वीप, यह न केवल भारत बल्कि उसके आसपास के जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, जितना भारतीय उपमहाद्वीप है उस पूरे इलाके की बात इसमें कही जा रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। तो क्या यह सच है, यह भी हम एक प्रकार से बता देंगे। और फिर इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की जो तैयारी है उसमें कुछ कमियां हैं, तो हम उन कमियों को गिनाएंगे और फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए इस आंसर को हल करते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में भूकंपों की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। एज इट इज़ हमने ऐसे ही क्वेश्चन में से इस पॉइंट को ले लिया है, पर इसका भी कारण हम बताएंगे, क्योंकि इस बात की पुष्टि इन क्षेत्रों में आए भूकंपों की बारंबारता से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पाकिस्तान ले सकते हैं, नेपाल ले सकते हैं, और उत्तर पूर्वोत्तर भारत में आ रहे भूकंपों की बारंबारता इस बात का प्रमाण है। आप थोड़ा सा छोटा सा यहाँ डायग्राम बना लेंगे कि यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, नेपाल के कुछ इलाके। इस तरह से आप एक छोटा सा डायग्राम वहाँ पर बना सकते हैं मैप के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप अस्थिर क्षेत्र है क्योंकि यह क्षेत्र इंडो ऑस्ट्रेलिया तथा यूरेशियन प्लेट के किनारे पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराव से उत्पन्न हलचल एवं उससे निर्मुक्त ऊर्जा के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः भूकंप आते हैं। तो सबसे पहले हमने यह इसमें बताया कि भूकंप आने का मुख्य कारण भारत में क्या है। तो मुख्य कारण यही है कि इंडो ऑस्ट्रेलिया तथा यूरेशियन प्लेट, इनके कारण, इन दोनों में जो टकराव होता है, इसके कारण जो हलचल होती है या उससे जो भी ऊर्जा निकलती है, उस कारण मुख्यतः हमारे यहाँ भूकंप आते हैं भाई। यह हमने इसमें बता दिया। उसके बाद अभी हम आगे की बातें करते हैं। भारत में भूकंप के खतरे को देखते हुए इसके निवारण हेतु मुख्यतः 6 आधार स्तंभ बनाए गए हैं। मतलब भारत में क्या उपाय ऑलरेडी अपनाए गए हैं, भारत में क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं, उस पर हम थोड़ी सी पहले चर्चा करेंगे अपने आंसर में। 1, भूकंप प्रवण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। 2, नई भूकंपरोधी संरचनाओं का निर्माण। 3, पुरानी संरचनाओं में भूकंप पुनः समायोजन एवं सुदृढ़ीकरण। 4, नियमन एवं प्रवर्तन, यानी प्रत्येक 5 वर्षों में मानकों का पुनर्निरीक्षण करना। 5, जागरूकता एवं तैयारी। और 6, क्षमता निर्माण करना। ठीक, अभी हमने देख लिया कि भारत द्वारा क्या उपाय अपनाए जाते हैं, किस तरह की भूकंप से बचने के लिए हमारे यहाँ योजनाएं हैं। अभी हम समझेंगे कि फिर भी क्या कमी है हमारे यहाँ। तो देखिए, उपर्युक्त प्रक्रियाओं के संचालित होते हुए भी भारत में भूकंप के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित खामियां दिखाई देती है। जो उन्होंने कहा था ना कि क्या कमियां है भारत में,
तो वो हम अभी बताएंगे। अधिकांश भवन निर्माण में भूकंपरोधी भवन निर्माण मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है। 2. भूकंप संबंधी सूचना तंत्र का अभाव। 3. केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर भूकंप संबंधी नीति निर्धारण में समन्वय नहीं है। 4. जागरूकता एवं नागरिकों में बचाव प्रशिक्षण का अभाव। तो देखिए हमने किस तरह से अपने उत्तर को कवर किया। पहले बता दिया कि भारत में भूकंप हाल ही में बढ़े हैं, इसका कारण भी बता दिया हमने कि इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट में होने वाला टकराव। फिर हमने ये भी बताया कि इसके निवारण हेतु भारत में कौन सा तंत्र अपनाया जाता है, उसमें के 6 स्तंभ जो है उसको हमने बताया। पर फिर भी क्या कमियां रही है, क्या खामियां है, उनको हमने बताया। तो अभी हमें देखिए सिर्फ प्रॉब्लम बता के तो हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, हमें उसका उपाय भी बताना है। तो देखिए भूकंप से निपटने हेतु उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम अभी हम बताएंगे। 1. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जारी भूकंपरोधी भवन कोड को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सुभेद्यता मानचित्रण, जागरूकता बढ़ाना। 3. बेहतर पुनर्मान तकनीकों का विकास। 4. भूकंपरोधी मानकों का कड़ाई से पालन करना। 5. केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर भूकंप के बाद त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया जाना। 6. जागरूकता, तकनीकी विकास एवं बचाव, राहत, पुनर्वास विकसित करना। तो ये हमने उपाय बता दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो खामियां थी उसको ही हमने उपाय के रूप में बताया। कुछ थोड़े से हमने फैक्चुअल डेटा ले लिया कि जो डेटा नहीं कह सकते, मतलब कुछ हमने थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लिए कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो भूकंपरोधी भवन कोड बताया है उसे अनिवार्य किया जाए। तो ये हमारे उत्तर को थोड़ा सा एक उच्च स्तर प्रदान करता है जब भी हम किसी भी संस्था द्वारा कुछ बताई गई चीज़ों को अपने उत्तर में जोड़ते हैं। तो अभी हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि निष्कर्षतः भारत को इस संदर्भ में पर्याप्त प्रयास करने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ यह उत्तर भी समाप्त होता है। तो आज हमने 3 प्रश्नों को हल किया। पहला प्रश्न था 2013 में पूछा गया, जिसमें हमने विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता और जोखिम निर्धारण के बारे में बात की और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हम क्या करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमने सूखे के बारे में बात की और एनडीएमए के जो दिशा निर्देश रहे उसके बारे में। और तीसरे प्रश्न में हमने भूकंप पर चर्चा कर ली और उसको मतलब कैसे कम किया जा सकता है और भारत में क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं इसके बारे में चर्चा कर ली। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए और कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।